वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन हमारा चल रहा है उसे आप लोग ज़रूर देखें। कंटिन्यूअस प्रतिदिन चल रहा है। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि अब हम लोग एनसीईआरटी का जो साइंस है उसे शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के क्लास 6 का पूरा जो है साइंस वह समाप्त हो चुका है। 7th का एनसीईआरटी का कुछ पार्ट बाकी रह गया था, हमने लगभग 60% कंप्लीट कर दिया था, वो भी प्लेलिस्ट में है। उसका जो शेष भाग है 7th क्लास का एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी एग्जाम में, और गवर्नमेंट इसी पर भरोसा करती है। और मैक्सिमम प्रश्न लगभग 98% 99% इसी से आते हैं। और उसके बाद सभी किताब जो है इसी से प्रेरित होते हैं। तो चलिए, हम लोग इस क्लास 7 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जंतुओं और पादपों में परिवहन, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थात जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में हम लोग देखें, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ कि देखिए, इसको बहुत मेहनत से बहुत मतलब कि चूँकि एनसीईआरटी किताब जो मिलती नहीं, इसमें काफ़ी वक्त लगा है, तो इसमें समय लगता है। तो जितने सारे जो फ्रेंड सर्किल हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनमें ज़रूर शेयर कर दें। और साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजी बना लें कि प्रत्येक दिन कम से कम हमें 1000 लाइक करनी है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है खास करके हमारे लिए। तो निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कर ले जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंतुओं और पादपों में परिवहन। देखिए, पौधों और जानवरों में जो परिवहन की विधि है वह संचरण प्रणाली कही जाती है। संचरण प्रणाली अर्थात संचरण करना, गुजरना, तो इसी के तहत परिवहन होता है संचरण प्रणाली। इस पूरे को ही जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, संचरण प्रणाली कहते हैं। अब इसमें जानवरों के शरीर में क्या क्या संचरण होता है, तो प्रत्येक कोशिका तक क्या कौन कौन से पदार्थ पहुंचते हैं? ऑक्सीजन और पोषक तत्व। अब इस पोषक तत्व कहने का मतलब केवल जिसमें भोजन और पानी दोनों आ गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, ये सभी आ गए, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी का प्रवाह किया जाता है। तो ये सभी परिवहन होता है, जो कि जानवरों के हर एक कोशिका में ये सभी पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे किस प्रकार पहुंचते हैं। और पौधों में कौन कौन से पदार्थों का परिवहन होता है, तो पोषक तत्व और गैसों का। पोषक तत्व और गैसों का हम लोग इसको आगे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग समझे कि ये ब्लड क्या है, अर्थात रक्त क्या है। इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझ लें कि ये रक्त क्या है, ब्लड क्या है, खून क्या है, रुधिर क्या है। ये सब इसी के नाम है, रुधिर, ब्लड, खून। तो रुधिर, खून, रक्त, ये सभी ब्लड है। तो रक्त वाहिकाओं में बहने वाला तरल पदार्थ है। अब ब्लड क्या है? ब्लड रक्त वाहिकाओं में बहता है। रक्त वाहिकाओं का मतलब क्या है? एक नली होता है, शरीर में बहुत सारी नालियाँ होती हैं जिनसे होकर ब्लड हर एक कोशिका तक पहुंचता है, हृदय से हर एक बॉडी पार्ट्स तक, और बॉडी पार्ट्स से हृदय तक, फेफड़ों तक। और इनको ले जाने वाले जो नलियाँ होती हैं उन्हें ही रक्त वाहिकाएँ कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और इसी में ये तरल पदार्थ बहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? रक्त। तो रक्त वाहिकाओं में बहने वाला यह एक तरल पदार्थ होता है। अब इसका काम क्या है? तो काम इम्पोर्टेंट है
देखिए एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें उदाहरण और जो भी चीज़ें दी हैं दिमाग में इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या लगभग इसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आंत से पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। तो पहला तो काम क्या करता है रक्त, कि आंत में जो भी सारा चीज भोजन पच गया उसे शरीर के अन्य भागों तक यह पहुंचाने का काम करता है। शरीर के अन्य भागों तक का मतलब क्या हो गया, हर एक कोशिका तक। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक भी यह पहुंचाने का काम करता है। फेफड़ा में जो ऑक्सीजन, जो ब्लड ऑक्सीकृत हो जाता है, उस ऑक्सीकृत ब्लड को यह ब्लड क्या करता है, अपने साथ ढोकर शरीर की हर कोशिका तक क्या करता है, पहुंचाता है। हम लोग इसको आगे देखेंगे किस प्रकार से हृदय से ब्लड पहुंचता है, गंदा खून, साफ खून, इसको हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि 7th क्लास में जो चीज़ें दी हुई है अभी फिलहाल उसी को देखेंगे। यही सारी चीज़ आगे आगे के जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा, तो सारी चीज़ों को डिटेल में और हम लोग देखते चले जाएंगे। तो फिलहाल जो जो चीज़ें इसमें दी हुई है उसे हम लोग देखते चले जाएं और डीपली होता चला जाएगा। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है कौन, ब्लड। उसके बाद शरीर की जो अपशिष्ट पदार्थ है, अर्थात जो एक्सेटरी मटेरियल है, जैसे कि मलमूत्र, इन सभी को क्या करता है, वह बहाकर बाहर ले जाता है। ब्लड का यही काम है। तो सबसे पहले अब ब्लड को एक बार फिर से देखें कि यह रक्त वाहिकाओं में बहने वाला एक फ्लूइड मटेरियल है, तरल पदार्थ है। इसका काम क्या है कि आंत से भोजन के जितने सारे पार्ट्स पच जाते हैं उन सभी को शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न कोशिकाओं तक यह पहुंचाने का काम करता है। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिलता है उन्हें ब्लड के द्वारा ही पहुंचाया जाता है शरीर की हर एक कोशिकाओं में। साथ ही साथ जो शरीर की अवशिष्ट पदार्थ बन जाती है, जितने सारे कचड़े बन जाते हैं जैसे कि मल, मूत्र, पसीने, इन सब को लगभग ब्लड के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। ब्लड ही ये क्या करता है कि इन सबको बाहर निकालता है। अब रक्त के 4 भाग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी जिसे लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। तो लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और उसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है हम सभी को चर्चा करते हैं बारी बारी से, और प्लाज्मा। तो ये 4 चीज़ें हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं, और चौथा है प्लेटलेट। प्लाज्मा क्या होता है कि रक्त का जो तरल भाग होता है, देखिए रक्त में 4 भाग होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, खास करके जो जितने सारे पानी वाले भाग होते हैं सबको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त का जो तरल भाग होता है वही प्लाज्मा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, द फ्लूइड मटेरियल ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो रक्त का तरल भाग होता है वही प्लाज्मा कहलाता है। अब आरबीसी के बारे में देखें, जिसे लाल रक्त कोशिका कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक रेड पिगमेंट मौजूद होता है, लाल वर्णक मौजूद होता है। और इसका मुख्य काम क्या है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को पकड़ करके, ऑक्सीजन को बांध करके उसे
शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन में आयरन की मौजूदगी होती है, और अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और इस बीमारी को एनीमिया कहा जाता है, रक्ताल्पता कहा जाता है, खून की कमी कहा जाता है। और यह हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पिगमेंट होता है, और यही क्या करता है कि पूरे ऑक्सीजन को अपने आप में बांध रखता है, अर्थात पकड़ लेता है, स्टोर कर लेता है, और उसको क्या करता है, यह ब्लड अपने प्लाज्मा के माध्यम से बहवा के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक अर्थात रेड पिगमेंट होता है, जिसका मुख्य काम है ऑक्सीजन को बांध करके उसे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। क्यों? क्योंकि यह लाल वर्णक होता है, रेड पिगमेंट होता है। तो एनसीईआरटी में क्लास 7 में इतना ही दिया है। इसकी जीवन काल कितनी होती है आरबीसी की, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जन्म कहाँ होती है, ये सब आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे। हालांकि प्लीहा में स्प्लीट जिसको बोलते हैं इसकी मृत्यु होती है, जिसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, और यकृत में इसका निर्माण होता है। तो आरबीसी के सारे चीज़ों को अभी आगे का जैसे ही एनसीईआरटी आएगा उसे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि नवजात शिशु में प्लीहा में भी जन्म होता है आरबीसी का, एक लगभग इसके आयु बहुत ज़्यादा दिन होता है डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा। सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और हमने बताया भी था कि डीएनए और आरएनए में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अब आते हैं इस वाइट ब्लड सेल के बारे में, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कोशिका या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं, जिसका मुख्य काम शरीर में मौजूद रोगाणुओं से लड़ना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका रंग कैसा होता है, सफेद। इसीलिए इसका नाम रखा गया है व्हाइट ब्लड सेल। और लाल रक्त कोशिका का रंग कैसा होता है, लाल। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाल रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन। और इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। और वाइट ब्लड सेल का रंग वाइट होता है। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इसमें एक प्रकार से रोगाणुओं से लड़ने वाले प्रतिजैविक मौजूद होते हैं। ये क्या करता है डब्ल्यूबीसी, यह शरीर में जितने सारे मौजूद रोगाणु हैं उनसे लड़ने का काम करता है, अर्थात शरीर की एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यह एक प्रकार से रोग निरोधक क्षमता होता है, रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। तो इसका मुख्य काम है शरीर में मौजूद रोगाणुओं से लड़ना। यह फाइटिंग अर्थात सेना का काम करता है। और एचआईवी जो एड्स होता है, एड्स में क्या होता है, यही कि इसी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। एचआईवी एड्स, ह्यूमन इनएफिशिएंसी वायरस कहते हैं एचआईवी को। तो इसके कारण एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एचआईवी होता है, ये एड्स होता है। तो इसी एड्स में क्या होता है, इस वाइट ब्लड सेल को कमी हो जाती है, अर्थात शरीर की जो रोग निरोधक क्षमता है। रोग निरोधक क्षमता का मतलब होता है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता। तो रोगों से लड़ने की क्षमता कब होगा? देखिए, दो तरह का बैक्टीरिया होता है, एक होता है मित्र बैक्टीरिया और एक होता है शत्रु बैक्टीरिया। तो शरीर में ये जो डब्ल्यूबीसी है ये मित्र बैक्टीरिया है। और दवा यदि हम लोग जो खाते हैं
वो दवा क्या करता है? कुछ नहीं करता है। दवा केवल शरीर में इस WBC की मात्रा को बढ़ाएगा, अर्थात देश में सेना की मात्रा को बढ़ाएगा जो शत्रुओं से लड़ सके। अगर इसकी संख्या ज़्यादा रहेगा तो हम लोग शत्रुओं से लड़ लेंगे, अर्थात जो रोग वाले कीटाणु है उसको हम लोग आसानी से लड़ सकते हैं। तो यही WBC क्या है? रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगाणुओं से लड़ता है। प्लेटलेट क्या होता है? यह रक्त में एक महत्वपूर्ण कोशिका होता है जिसका मुख्य काम होता है रक्त को थक्का बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन के, जो विटामिन के होता है उसका भी मुख्य काम है रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाना, और इसका भी मुख्य काम है रक्त को थक्का बनाना। तो प्लेटलेट रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका मुख्य काम है रक्त को थक्का बनाना, ब्लड के क्लॉटिंग को रोक देता है। ब्लड के क्लॉटिंग को क्या करता है? रोक देता है। देखिए एक बीमारी होती है हेमोफीलिया, बहुत डेंजरस बीमारी है हेमोफीलिया। इस हेमोफीलिया में क्या होता है कि इसी प्लेटलेट की कमी हो जाती है और इसी कारण जो ब्लड होता है वो लगातार बहता रहता है, रक्त थक्का नहीं बन पाता, जिसके कारण लगातार क्लॉटिंग होता रहता है। तो इसीलिए हमें हमारे शरीर में प्लेटलेट की मौजूदगी होनी आवश्यक है, और जिसको हीमोफीलिया हो जाती है उसके शरीर से लगभग ब्लड निकल जाता है और बहुत ख़राब बीमारी है, इंसान की मौत भी हो सकती है। डेंगू बीमारी में भी क्या होता है? प्लेटलेट की कमी हो जाती है, फिर हम लोग को प्लेटलेट की जांच करानी पड़ती है। तो यह रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब आते हैं, तो हमने ब्लड के सभी पार्ट्स को देख लिया। अब हम लोग आते हैं अंतः श्वसन के बारे में। हालांकि इस चीज़ को हम लोगों ने 6ठी क्लास में पढ़ा था। देखिए हम लोग इसको 8वीं 9वीं में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों का जो इसका लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो जो चीज़ें इस NCERT के क्लास में दी है हम लोग फिलहाल उसी को पढ़ते चले, क्योंकि NCERT में जो जो चीज़ दी है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब क्योंकि 8वीं क्लास में आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, 9वीं क्लास में आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, तो सारी चीज़ें लगभग यही रहेगी, इसका स्तर बढ़ते चला जाएगा। तो अंतः श्वसन इन्हेलेशन, अंतः श्वसन जिसको बोलते हैं इन्हेलेशन, अर्थात सांस को अंदर लेना। अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों अर्थात फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? उसे बाहर निकाल दी जाती है। तो ध्यान से समझेंगे, हालांकि वही चीज़ है जो समझाया गया है कि जब अंतः श्वसन होता है तो ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है, फुफ्फुसों को भर देती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह जो हमारा नसिका है इसके माध्यम से यह कहाँ पे जाता है? तो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाता है। यह फेफड़ों को क्या करता है कि ऑक्सीजन से भर देता है। अब फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं, पल्मोनरी, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। तो ऑक्सीजन भर जाता है। रक्त क्या करता है? इस ऑक्सीजन को उठा करके परिवहन करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, शरीर के सभी भागों में पहुंचा देता है। और वहाँ जब शरीर के सभी भागों में पहुंचा देगा तो वहाँ से CO2 को इकट्ठा करेगा, और CO2 को इकट्ठा करके साथ ही साथ अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी इकट्ठा करेगा, और उसको इकट्ठा करके अपने साथ बहा कर ले जाता है। और फिर वापस कहाँ ले जाता है? तो हृदय में, उसे वापस हृदय में ले जाता है। किस लिए? साफ होने के लिए। और यहाँ हृदय से क्या करता है? हृदय उसको
फेफड़ों में पंपिंग करके भेज देता है। देखिए, ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट फेफड़ों से नहीं होता है, हृदय से होता है। हृदय का काम केवल पंपिंग करना है। हार्ट क्या करता है? केवल पंप करता है। हार्ट जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ढोता है, नहीं भेजता है। इसको शुद्ध करने का काम, भेजने का काम है फेफड़ों का। फेफड़े क्या करते हैं कि ब्लड को साफ करते हैं और ऑक्सीजन डालते हैं ब्लड में, और फिर वह किस में भेज देते हैं? हृदय में। अब हृदय क्या करता है कि पंप कर देता है। हम अभी इसको आगे की ओर देखेंगे। और जो फेफड़ा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि यह है हमारा नाक। नाक के माध्यम से फेफड़ों में ब्लड आया, सॉरी ऑक्सीजन आया। अब ये ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे शरीर के भागों में पहुंचा दिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा। इसको खून क्या करेगा? शरीर के हर एक भागों में पहुंचा देगा। जैसे ही हर एक भाग में पहुंचेगा कोशिकाओं में, तो यहाँ से CO2 और जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको यह क्या करेगा? ऑक्सीजन को तो पहुंचा देगा शरीर के हर एक कोशिका में, और यहाँ से CO2 और अवशिष्ट पदार्थ को उठा के फेफड़ों में, हृदय में पहुंचाएगा। हृदय क्या करेगा कि इसको फिर वापस इसमें पंप कर देगा, किसमें? फेफड़ा में। अब फेफड़ा क्या करेगा कि इसको शुद्ध करके ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करेगा? ऑक्सीजन को फिर इसमें पहुंचा देगा। अब यह क्या करेगा कि इसको फिर नली में भेज देगा। तो इस प्रकार दोहरी परिसंचरण होता है, और इसको खोज किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने, जो कि अंग्रेज का एक चिकित्सक था। हम लोग आगे देखते हैं। अब है रक्त वाहिनियां, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, वाहिनियां का मतलब क्या होता है? नली। रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली ये नालियां रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। तो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली जो नालियां हैं, उन्हें ही हम लोग ब्लड वेसल या रक्त वाहिनियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं आर्टेरीज अर्थात धमनी, दूसरे को बोलते हैं वेन्स अर्थात शिराएं। तो एक को बोलते हैं आर्टेरीज अर्थात धमनियाँ, और दूसरे को बोलते हैं शिराएं अर्थात वेन्स। अब ये धमनियाँ क्या होती हैं, तो थोड़ा इसे समझने का प्रयास करें। धमनियाँ अर्थात आर्टेरीज, इनकी जो दीवारें होती हैं मोटी लोचदार होती हैं, अर्थात इनकी इलास्टिक वाल होती है लेकिन मोटी होती हैं, थिक होती हैं। इनका जो दीवार होता है बहुत मोटा होता है, इसीलिए, और लचीला होता है। क्यों? क्योंकि इन पर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, उच्च दबाव होता है। इनमें ब्लड का प्रवाह भी तेज होता है। तो धमनियाँ जो होती हैं वे, इनकी दीवारें मोटी होती हैं और लोचदार होती हैं, थिक इलास्टिक वाल्स होती हैं, थिक इलास्टिक वाल्स होती हैं। इनका मुख्य काम है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। इनमें रक्त प्रवाह काफ़ी तेज होता है, और इनमें जो ब्लड का दबाव होता है काफ़ी हाई प्रेशर होता है, उच्च दबाव होता है ब्लड का। तो देखिए, दो तरह की नलियां होती हैं। एक में बहता है लाल और दूसरे में बहता है नीला। जो नीला होता है वो गंदा खून होता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ होती हैं। जो लाल होता है उसमें ऑक्सीकृत ब्लड बहती है, जिसमें इसका रंग होता है लाल, ऑक्सीजन युक्त खून बहता है। तो ये जो धमनियाँ होती हैं ये लाल रंग के खून को बहाती हैं, अर्थात ऑक्सीकृत खून को, साफ खून को। और यह क्या करता है कि ऑक्सीकृत खून को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, अर्थात ये जो हृदय है वहाँ से जो शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वह इस नाली को बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी अर्थात आर्टेरीज। लेकिन एक अपवाद में होता है जो हृदय से पहुंचाता है फेफड़ा में, हृदय से पहुंचाता है फेफड़ा में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
इसमें गंदा खून बहता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टेरीज, अर्थात जिसको हम लोग फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी कि इनकी दीवारें मोटी लोचदार होती है, अर्थात थिक इलास्टिक वाल होती है। इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचा देना। इनमें ब्लड का प्रवाह तेज होता है और हाई प्रेशर होता है। दूसरी जो नली होती है उसको बोलते हैं सीरा। दूसरी जो नली होती है उसको बोलते हैं सीरा, अर्थात वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। इनकी दीवार कैसी होती है? पतली होती है। इनकी दीवारें पतली होती है। इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है शरीर के सभी हिस्सों से हृदय तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाना। इसमें भाल्व की मौजूदगी होती है, याद रखेंगे। इसमें पंपिंग होता है। भाल्व मतलब क्या होता है? एक तरह का पंप होता है जिसके कारण रक्त का प्रवाह शरीर के अन्य भाग से हृदय की ओर पहुंच जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाल्व किस में होता है, धमनी में या सिरा में? तो सिरा में होता है भाल्व। क्यों? क्योंकि इसी कारण जो रक्त होता है शरीर के अन्य भाग से हृदय की ओर प्रवाहित होती है। और इसकी दीवारें पतली होती है क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह जो होता है क्या होता है? वो उतना तेज नहीं होता है, कम होता है। रक्त का प्रवाह का जो दबाव होता है वो निम्न होता है, निम्न दबाव होता है, लो प्रेशर बहता है। अब देखिए क्यों होता है लो प्रेशर? क्योंकि हृदय जब पंप करेगा तो उसके पंप की वजह से दबाव तेज हो जाता है, तो इसलिए उसकी दीवारें अगर नहीं मोटी होगी तो वो फट जाएगी। तो दीवारें मोटी और लोचदार होती है क्योंकि जब पंप करेगा तो दीवारें फूलेगी। तो इसी कारण धमनियों के माध्यम से शरीर का जो हृदय से ब्लड है ऑक्सीजन युक्त, वो हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है। लेकिन सीरा क्या होता है? सीरा शरीर के सभी हिस्से से हृदय तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाता है और इसमें भाल्व की मौजूदगी होती है जिसके कारण रक्त का जो प्रवाह होता है वह शरीर के अन्य भाग से हृदय की ओर होता है। अब देखिए हृदय तो क्या करेगा? हृदय में तो खुद एक पंप है, तो वो तो फ्लो कर देगा शरीर के अन्य भागों तक। लेकिन जब शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचेगा तो उससे हृदय तक कैसे पहुंचेगा? तो यही भाल्व मौजूद होता है सिराओं में। यह भाल्व क्या करता है कि एक हल्का पंपिंग माध्यम होता है जो हृदय तक पंप कर देता है ऑक्सीकृत ब्लड को, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें CO2 और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कि यह हृदय है, इस हृदय से ब्लड चला किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से। यह कहाँ पहुंचा? शरीर के हर एक कोशिकाओं तक। यह कैसा खून है? साफ खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें O2 है। इसका रंग कैसा है? तो लाल है। यह पहुंचा शरीर में, शरीर के माध्यम से फिर यहाँ पे आया। जैसे ही यह शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा, यह क्या करता है कि इन नलिकाओं में बहुत सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाते हैं। अब ये नालियाँ बदल जाती है, इसका नाम हो जाता है सीरा। क्या होता है? सीरा, जिसमें CO2 और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अर्थात इसको वेन्स बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है? नीला। इसका रंग होता है नीला। यह चला जाएगा फिर हृदय में, किस लिए? साफ होने के लिए। अब देखिए यह वास्तव में ये हृदय में नहीं, हृदय में तो जाता है लेकिन हृदय में केवल जाता है पंप होने के लिए। इसमें क्या होता है? भाल्व की मौजूदगी होती है। अब यह हृदय क्या करेगा? इसको फेफड़ों में भेज देगा। हृदय क्या करेगा? इसको फेफड़ों में भेज देगा। ये फेफड़ा है, फेफड़ा है।
जिसको फुफ्फुस भी कहते हैं। इस फुफ्फुस में यह हो जाएगा साफ। साफ होने के बाद यह ऑक्सीकृत हो जाएगा, O2 भर जाएगा। यह अब भेज देगा फिर वापस इसमें हृदय में। अब जिस माध्यम से यह हृदय भेजा है साफ होने के लिए, इसमें गंदा खून रहता है, इसका रंग होता है नीला, और इस नाली को बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय जो धमनी होता है अंग्रेजी में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टेरीज। तो याद रखेंगे, धमनी में अगर धमनी कहा जाए तो साफ खून, ऑक्सीकृत खून, और फुफ्फुसीय धमनी कहा जाए तो इसमें गंदा खून। अब फिर इस हृदय से जो खून जाएगा, फेफड़े से जो खून जाएगा हृदय में, वह खून कैसा जाएगा? वह जाएगा साफ होके। तो जो साफ होके जाएगा उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुसीय सीरा अर्थात पल्मोनरी आर्टेरीज। पल्मोनरी आर्टेरीज, सॉरी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। तो याद रखेंगे, सीरा में क्या होता है? सीरा में गंदा खून बहता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और अपशिष्ट पदार्थ युक्त खून बहता है। लेकिन यह अपवाद है, यह जो पल्मोनरी वेन्स है इसमें गंदा खून नहीं, साफ खून बहता है। तो कैसे, कौन कौन? फेफड़ा से हृदय तक पहुंचाता है पल्मोनरी वेन्स, और हृदय से फेफड़ा तक पहुंचाता है पल्मोनरी आर्टेरीज। इनका संबंध शरीर के कोशिकाओं से नहीं होता है, लेकिन हृदय से साफ खून पहुंचाता है कौन? आर्टेरीज। और साफ शरीर के अन्य भागों से गंदा खून पहुंचता है हृदय में, कौन? वेन्स के द्वारा। तो इसी कारण देखिए दो तरह का नली बन गया, तो इसी को बोलते हैं दोहरी परिसंचरण तंत्र। तो काफ़ी डिटेल में हमने समझा दिया, इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे चित्र के माध्यम से। इसका चित्र भी हम लोग भेज देंगे, इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एडू पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडू। अब आते हैं केशिकाएं, जिसको कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब होता है केशिकाएं। ऊतकों तक पहुंचने पर धमनियां अत्यंत पतली वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। और ये केशिकाएं मिलकर शिराएं बनाती है, जो हृदय तक रक्त को पहुंचाता है। देखिए, जैसे ही हृदय से, यह हृदय है, हृदय से रक्त आएगा धमनी के माध्यम से, तो यह कई शाखाओं में बंट जाता है, छोटी छोटी, और इन्हीं को बोलते हैं शिराएं। इन्हों को क्या बोलते हैं? शिराएं। इन्हीं को बोलते हैं शिराएं या केशिकाएं। और यह क्या करता है? इन्हीं छोटे छोटे नालियों के माध्यम से हृदय तक रक्त पहुंचता है। क्यों? अभी हमने बताया ना, क्योंकि ये पतली नालियां होती हैं जो शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है, और यह हृदय तक रक्त को पहुंचाने का काम करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, केशिकाओं का काम क्या है? ये धमनियों के छोटे छोटे पतली वाहिकाएं होती हैं जो ऊतकों तक पहुंचती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर धमनियां पतली वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन्हीं को केशिकाएं या कैपिलरी कहते हैं। और ये केशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? शिराएं बनाती हैं। और ये शिराएं हृदय तक रक्त को पहुंचाने का काम करती है। अब आते हैं हृदय के बारे में। हालांकि हृदय के बारे में अभी हमने समझा भी दिया। हृदय को जिसको बोलते हैं हार्ट, क्या बोलते हैं? हार्ट। हृदय का मुख्य काम क्या है? रक्त के परिवहन के लिए एक पंप के रूप में कार्य करने के लिए लगातार धड़कना। तो हृदय क्या करता है कि रक्त को परिवहन करने का काम करता है, और उस रक्त को परिवहन करने के लिए यह पंप के रूप में लगातार धड़कते रहता है, अर्थात यह पंपिंग करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है? हृदय से लगातार ब्लड परिवहन होते रहता है, अर्थात हृदय से खून शरीर के भागों में आता है, फेफड़ों में जाता है, शरीर में आता है, फेफड़ों से आता है। यह काम लगातार चलते रहता है। यह कहाँ पे होता है? वक्ष गुहा में, अर्थात चेस्ट कैविटी में। वक्ष गुहा अर्थात चेस्ट कैविटी में, छाती के अंदर में मौजूद होता है। इसका जो निचला सिरा होता है वो थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है,
तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिमाग पे नोट रखेंगे कि हृदय का जो निचला सिरा होता है उसका झुकाव किस ओर होता है, तो थोड़ा सा बाईं ओर होता है। याद रखेंगे, बाईं ओर झुका रहता है। तो हृदय क्या करता है कि रक्त के परिवहन के लिए एक पंप के रूप में कार्य करने की लगातार धड़कता रहता है। और यह कहाँ पे होता है, तो चेस्ट कैविटी में अर्थात वक्ष गुहा में। और इसका जो निचला सिरा है थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। अब आते हैं हृदय स्पंदन, जिसको बोलते हैं हार्ट बीट, जिसको हृदय का धड़कना कहते हैं, हार्ट बीट। तो हृदय के कक्ष की भित्तियों का निर्माण किससे होता है, पेशियों से होता है, मसल से होता है। हृदय का जो कक्ष होता है उसकी दीवालों का निर्माण किससे होता है, पेशियों से अर्थात मसल से। जो हृदय होता है इसका जो ये जो दीवाल है अर्थात बॉडी होता है, यह पूरा मसल होता है। याद रखेंगे, पेशियों से बनता है। हृदय की पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित होती हैं और विश्रांतित होती हैं, अर्थात इनमें संकुचन और विश्रांति होती है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करती है, अर्थात फूलता है और पचकता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और विश्रांति का मतलब फैलना। तो कॉन्ट्रैक्शन अर्थात सिकुड़ना अर्थात संकुचन होना, और रिलैक्स अर्थात फिर वापस फूल जाना, विश्रांति होना। तो फूलना और पचकना लगातार होते रहता है हृदय की पेशियों में। और इसी लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, तो हृदय स्पंद कहलाती है। तो यही जो संकुचन और विश्रांति लगातार होते रहती है, एक बार संकुचन होगा अर्थात ये पचकेगा फिर फूलेगा, तो यह प्रक्रिया लगातार होते रहता है, अर्थात CO2 आएगा तो पचक जाएगा, O2 जाएगा तो फूल जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार होते रहता है और इसी को क्रमबद्ध रूप से क्या कहते हैं, तो हार्ट बीट कहते हैं, हृदय का स्पंदन कहते हैं। अर्थात संकुचन और विश्रांति अर्थात कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन लयबद्ध रूप से होना हृदय की पेशियों में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। अब है हृदय की रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन, इसका खोज किसने किया, अंग्रेज चिकित्सक विलियम हार्वी ने। तो इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे विलियम हार्वी, उन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। बाद में इनका बहुत मजाक उड़ाया गया। इन्होंने बताया कि दोहरी परिसंचरण होता है। अभी हमने दोहरी परिसंचरण बताया ना, कि हृदय से फेफड़ा में, फिर हृदय से शरीर के कोशिकाओं में, फिर शरीर के कोशिकाओं में से हृदय में, और फिर आता है फेफड़ा से हृदय में। तो इस प्रकार दोहरी परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था विलियम हार्वे ने, और उनको बहुत मजाक उड़ाया गया था, लेकिन बाद में इनकी बातें काफ़ी सच हो गई। अब आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, अर्थात शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, जिसको एक्सक्रेशन कहते हैं, एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। जीवित कोशिकाओं में पैदा होने वाले अवशिष्ट पदार्थ, उन्हीं को ही उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ अर्थात कचड़े मौजूद होते हैं, अर्थात कुछ अवशेषी पदार्थ बन जाते हैं जिनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और उसको बाहर निकालने को हम लोग उत्सर्जन या एक्सक्रेशन कहते हैं। उत्सर्जन में जितने सारे पदार्थ भाग लेते हैं, जितने सारे शरीर के अंग भाग लेते हैं, उन्हें उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अर्थात उत्सर्जन में जितने सारे अंग भाग लेकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उन सभी अंगों को उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब कौन कौन से अंग उत्सर्जन में भाग लेते हैं, तो पहला तो हो गया किडनी। याद रखेंगे, हर एक अंगों का नाम याद रखेंगे। ये चारों अंग NCERT के हैं और निश्चित तौर पे इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न में नहीं पूछे जाएंगे। तो सभी अंगों के जो उत्सर्जी अंग हैं उनका नाम दिमाग पे नोट कर लेंगे, हम फिक्स कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
पहला है किडनी, जिसे गुर्दा कहते हैं। शरीर में दो किडनियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। मूत्र वाहिनी अर्थात यूरेटर्स, मूत्र वाहिनी अर्थात यूरेटर्स, ये देखिए किडनी है, इन किडनी से ऐसे आता है तो इनको मूत्र वाहिनी कहते हैं। उसके बाद मूत्राशय, यहाँ पे आके ब्लड मूत्र जमा होता है, और मूत्र जब जमा हो जाएगा यहाँ पे तो उसके बाद एक मूत्र मार्ग होता है। इस मूत्र मार्ग के माध्यम से, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, इसी माध्यम से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी अर्थात गुर्दा, मूत्र वाहिनी अर्थात यूरेटर्स, उसके बाद आता है ब्लेडर्स अर्थात मूत्राशय, और उसके बाद मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा। ये सभी उत्सर्जी तंत्र के मुख्य भाग हैं। अब उत्सर्जन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार उत्सर्जन होता है, तो अभी तो हमने देख ही लिया। रक्त दोनों गुर्दे तक पहुंचते हैं, जिसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। देखिए, जो रक्त होता है, ब्लड आएगा कहाँ तक? इस किडनी तक। इस किडनी में क्या होगा कि अच्छे पदार्थ और अवशेषी पदार्थ दोनों मौजूद होगा। अच्छे पदार्थ, जिसको यहाँ पे डायलिसिस कहते हैं, वो क्या होता है? छन जाता है, शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाएगा। लेकिन जो खराब अवशेषी पदार्थ है वह छान कर नीचे की ओर फेंक दिया जाता है। अब यह फिर वहाँ से किडनी के माध्यम से कहाँ जाएगा? तो मूत्र मार्ग यहाँ पे जाएगा, यूटेरस में। यूटेरस के बाद जाएगा ब्लैडर में इकट्ठा होगा, और उसके बाद यह जो यूरेथ्रा है, जो मूत्र मार्ग है, उसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो रक्त दोनों गुर्दे तक पहुंचते हैं, जिसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ दोनों मौजूद होते हैं। जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वे वापस रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। अभी हमने बताया, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वे शरीर के कोशिकाओं के द्वारा वापस रक्त में अवशोषित हो जाएंगे, और जो अवशिष्ट पदार्थ है वह मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अवशेषी पदार्थ किस रूप में बाहर निकाला जाएगा? मूत्र के रूप में। किडनी अर्थात गुर्दे से जो मूत्र होता है, मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है, अर्थात ब्लैडर में जाता है। ये मूत्र वाहिनी है अर्थात यूरेथ्रा है, और वहाँ फिर मूत्राशय में मूत्र संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, और फिर मूत्र मार्ग से वह बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने समझा दिया कि किडनी से मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय में मूत्र संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, और अंत में मूत्र मार्ग के माध्यम से वह बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार उत्सर्जन हो जाता है। अब उत्सर्जन की कौन कौन सी विधियां हैं उसे हम लोग देखें तो मेथड ऑफ एक्सक्रेशन। मेथड ऑफ एक्सक्रेशन जंतुओं के शरीर से अवशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। देखिए, इसीलिए पानी हम लोग को ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से केवल शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं बढ़ती, बल्कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वे लगातार बाहर निकलते रहते हैं, जिसके कारण शरीर शुद्ध एवं साफ रहता है और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। तो जंतुओं के शरीर से अवशिष्ट रसायनों के निष्कासन की जो विधि है वह किस पर निर्भर करता है? जल की उपलब्धता पर। अर्थात जितना ही ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और उतना ही ज़्यादा शरीर से मूत्र के माध्यम से और मल के माध्यम से जो अवशेषी पदार्थ है वो बाहर निकलते रहेंगे, और शरीर लगभग स्वस्थ रहेगा। मछली में अवशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वह अमोनिया के रूप में होता है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लेंगे कि मछलियों में अवशिष्ट पदार्थ किस रूप में बाहर निकलता है? अमोनिया के रूप में, NH3 के रूप में। दिमाग में इसे नोट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है वह सीधे तौर पे जल में घुल जाती है,
अमोनिया क्या होता है कि सीधे तौर पे जल में घुल जाता है, इसीलिए मछलियों में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। पक्षी, छिपकली और सांप में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन अर्ध घन अर्थात अर्ध ठोस सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को दिमाग में फिट कर लेंगे कि किन पूछा जाएगा, लगभग जो एनसीईआरटी में है यही पूछे जाते हैं कि पक्षी, छिपकली या सांप, इन सभी में जो अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है वह किस रूप में होता है, तो अर्ध ठोस के रूप में, अर्थात आधा ठोस होते हैं, अर्थात पूरी तरह से लिक्विड नहीं होते हैं, न ही पूरी तरह से ठोस होते हैं, अर्थात ये सेमी सॉलिड होते हैं, अर्ध घन होते हैं, अर्ध ठोस होते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग के श्वेत रंग के यूरिक एसिड होते हैं। कौन सा क्या होते हैं, श्वेत रंग के यूरिक अम्ल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका रंग कैसा होता है, श्वेत, और क्या होते हैं ये, यूरिक एसिड होते हैं। ये एक यौगिक होता है जिसको यूरिक एसिड कहा जाता है। अब मानव के बारे में, तो मानव के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मानव के द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों में सबसे प्रमुख क्या होता है, तो यूरिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव जो अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है, उस अवशिष्ट पदार्थ में सबसे जो प्रमुख पदार्थ होता है उसका नाम क्या है, तो यूरिया है। यूरिया एग्जाम में यह पूछा गया है। अब पौधों की बारी, तो ये एनसीईआरटी में इतना ही दिया है उत्सर्जन में। अब पौधों में परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, पौधों में पानी और खनिजों का जो अवशोषण होता है जड़ों में उपस्थित मूल रोमों के द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है। तो पौधों में पानी और खनिजों का जो अवशोषण होता है वह जड़ों में उपस्थित मूल रोमों अर्थात रूट हेयर्स के द्वारा होता है। देखिए, ये जो जड़ है, इन जड़ों में छोटे छोटे जड़ होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। इनका सीधा संपर्क जड़ में उपस्थित वाटर से होता है। ये वाटर को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और पूरे भाग तक पहुंचाती हैं। तो पौधों में पानी और खनिजों का जो अवशोषण होता है उस पौधों के जड़ों में उपस्थित मूल रोमों अर्थात रूट हेयर्स के द्वारा होता है। मूल रोमों के द्वारा पानी और खनिजों के अवशोषण के लिए जड़ की सतह में वृद्धि होती है। ये क्या करते हैं कि जहाँ पे पानी होता है उधर की ओर अपनी वृद्धि कर लेते हैं। ये जो मूल रोम है, रूट हेयर्स है, जहाँ पानी जाएगा, पानी है वहीं तक अपने को क्या कर लेगा, उस अपनी सतह को वृद्धि कर लेगा, अर्थात पानी तक पहुँच जाएगा। तो मूल रोमों के द्वारा पानी और खनिजों के अवशोषण के लिए जड़ों की सतह में वृद्धि की जाती है। मूल रोमों का जो संपर्क होता है मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित पानी से होता है। तो इन मूल रोमों का संपर्क कहाँ से होता है, मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित पानी से। पौधों में मृदा से जल एवं अन्य पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं अर्थात वेसल्स होती हैं, जिनका निर्माण विशेष कोशिकाओं से होता है और इन कोशिकाओं को संवहन ऊतक अर्थात वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि पौधों में जो मिट्टी होती है, पौधों में मिट्टी से जल और अन्य पोषक तत्व किस प्रकार से ऊपर परिवहित होते हैं, तो उन जड़ों में, उन पौधों में जड़ तक एक पाइप जैसी नालियां होती हैं, वेसल्स होते हैं, वाहिकाएं होती हैं। इन्हीं विशेष वाहिकाओं के माध्यम से इनका प्रवाह होता है और ये वाहिकाएं ऊतकों से बने होते हैं जिनको संवहन ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं, अर्थात वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो इन्हीं संवहन ऊतक के माध्यम से
पेड़ पौधों में जड़ के माध्यम से पोषक तत्वों और खनिज लवण और पानी का प्रवाह होता है। अब आते हैं उत्तक क्या है, इसके बारे में भी समझ लें। हालांकि इसे छठी क्लास में समझा चुका गया है। उत्तक जिसको टिश्यू बोलते हैं, कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं। तो कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं उन्हें टिश्यू या उत्तक कहते हैं। अब आता है कि पौधों में संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। तो टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स अर्थात पौधों में संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं दारू, दारू अर्थात जाइलम, दारू अर्थात जाइलम, और दूसरा पोषवाह अर्थात फ्लोएम। तो दारू अर्थात जाइलम और दूसरा पोषवाह अर्थात फ्लोएम। ये जो जाइलम होते हैं इनका मुख्य काम है पौधों में जल एवं खनिज लवणों का प्रवाह करना। इनका मुख्य काम है पौधों में जल एवं खनिज लवणों का प्रवाह करना। तो जो देखिए जड़ से जो पानी अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, मूल रोम के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा। इसमें बहुत सारी नालियां होती है, ऊपर की ओर जाती है। इन नालियों को बोलते हैं जाइलम। ये क्या करती है, इसका मुख्य काम क्या है कि वाटर का और जो मिनरल्स हैं उनको ऊपर की ओर फ्लो करना। तो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का यह प्रवाह करने का काम करता है। जाइलम नालियों का सतत जाल बनाता है। जाइलम क्या करता है, इनमें बहुत सारा जाल के रूप में इस तरह रहता है जो मूल रोमों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से क्या करता है, जोड़ देता है। और इस प्रकार तना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो ये शाखाओं के माध्यम से, चूंकि ये पूरे शाखाओं पत्तियों में भी होते हैं, ब्रांचेज में भी होते हैं, तो मूल रोमों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से यह जोड़ देता है। यह क्या करता है, क्योंकि इनका संबंध डायरेक्ट मूल रोम से होता है और पेड़ पौधों के अन्य भागों तक होता है। तो यह क्या करता है कि यह पूरा तना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है, जल और खनिज लवणों का। अब है पोषवाह अर्थात फ्लोएम। तो अभी हमने बताया कि पोषवाह अर्थात फ्लोएम पत्तियों के द्वारा संश्लेषित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक यह क्या करता है, पहुंचाता है। देखिए पत्तियां क्या होता है कि पत्तियां भोजन बनाती है, इसमें भोजन इकट्ठा हो गया क्लोरोफिल पिगमेंट में। इसमें फ्लोएम होता है जो नीचे तक पहुंचाता है, भोजन को जड़ तक पहुंचाता है और फिर जड़ के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाता है। क्योंकि जो भोजन है वह भोजन जड़ तक नहीं पहुंचेगा तो जड़ में वृद्धि नहीं होगा। तो फ्लोएम का कांटेक्ट पत्तियों से जड़ में और जड़ से पत्तियों तक होता है, लेकिन जाइलम सीधे जड़ से ऊपर की ओर बहता है। तो दिमाग पे इसे नोट कर लेंगे कि पत्तियों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन है वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, फ्लोएम या पोषवाह के माध्यम से। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस चैप्टर का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि स्वस्थ व्यक्ति की हृदय स्पंदन 72 बार प्रति मिनट होता है। अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 72 बार। लेकिन औसतन की बात की जाए तो 72 से 80 प्रति मिनट, अर्थात इससे न ज़्यादा न कम। अर्थात 72 से लेकर 80 बार प्रति मिनट एवरेज तो धड़कता ही है, लेकिन यदि एग्जैक्टली पूछा जाए तो 72 बार प्रति मिनट। मूल रोम अवशोषण के सतह क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये जो मूल रोम है ये अवशोषण के सतह के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अर्थात यह जहाँ पानी रहेगा वहाँ तक, अभी हमने क्या बताया, यहाँ तक वो फैल जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वह पौधों को क्या करता है, ठंडा रखने में
मदद करता है। तो पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र बोलते हैं। ये रंध्र दो भागों में होता है। स्टोमाटा, ये स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, पानी निकलता है, पानी जाता है, O2 बाहर निकलता है, CO2 जाता है। तो इस प्रकार बंद होता है, खुलता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। और इस प्रकार जो पानी निकलता है उनका गर्मी के माध्यम से भाप ऊपर उड़ता है, जिससे वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। तो ये तो था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पौधों और पादपों जंतुओं में परिवहन। बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए बहुत इसमें मेहनत लगता है बनाने में, तो एक थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करें, ज़्यादा नहीं है, सेकंड भर टाइम लगेगा। इसको शेयर जरूर कर दें अन्य ग्रुप में, अन्य फ्रेंड सर्किल के पास, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चर्चा करेंगे NCERT के इस क्लास 7 के अन्य अध्याय को लेकर, और इसके बाद 8वीं क्लास की चर्चा करेंगे। और जुड़े रहें हमारे साथ। डेली करंट अफेयर्स, हमारा डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में चल रहा है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।